मॉर्निंग एंड प्रणाम सभी को। अभी तक हम लोगों ने देखा फाइल ये पैराग्राफ नंबर 16 तक क्रॉनिक डिजीज के कि डॉक्टर हेनीमैन को अब इतना विश्वास हो चुका था कि ये क्रॉनिक डिजीज को मेंटेन करने के लिए रिलैप्स को जो हो जाता है बार ठीक होने के बाद भी दोबारा आ जाता है वैसे मिनिमम मेडिसिन देने के बाद भी, तो उसके पीछे में कोई ना कोई तो बैकग्राउंड है ना, मेंटेनिंग फैक्टर्स के जैसा कोई ना कोई है। और उसको माइंड के विषय में इनका दृष्टिकोण माने धारणा बनता चला जा रहा है। ये जो हम जो चल रहे हैं पहला 16 पैराग्राफ 26 पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, तो इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि डॉक्टर हेनीमैन की धारणा क्रॉनिक माइल्ड की ओर कैसे गया, हम लोग इसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी पैराग्राफ नंबर 16 तक हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर हेनीमैन को इस बात का अंदाजा लग चुका था उनके क्रॉनिक डिजीज के बहुत सारे पेशेंट के हिस्ट्री देखने के बाद में, उनके लाइफ सिचुएशंस को देखने के बाद में कि कुछ जो पुरानी बातें हैं उसका प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ता है, जो कि दवा देने के बाद भी बार बार उभर करके सामने में आता है। तो अब आइए हम लोग अब आगे चलते हैं 17 पॉइंट के इसके बाद में। और उन्होंने जो कहा कि ये जो क्लू मिला इनको कि जो केस हिस्ट्री हम लोगों ने लिया वह कंप्लीट नहीं था, है ना, जिसके आधार पर कि हम लोग पूरा का पूरा इरेडिकेट कर दें और डीप सीटेड जो भीतर में जो बैठा हुआ जड़ है उसको भी उखाड़ दें। हम लोग अक्सर कहा करते हैं होम्योपैथी में कि हम लोग जड़ से रोग को उखाड़ देते हैं, लेकिन जब जड़ से नहीं उखड़ेगा तो फिर से पनपेगा। तो जड़ कहाँ है इसको देखने का प्रयास डॉक्टर हेनीमैन अब करना शुरू करते हैं कि उस जड़ को कैसे काटा जाए, जड़ को कैसे देखा जाए, वह जड़ है क्या, है ना, उसका जड़ क्या है। तो डीप सीटेड ओरिजिनल सीड, है ना, कहते हैं कि जब तक आप कोई पेड़ है पौधा है उसके पत्तों को काटते रहिएगा, उसके टहनियों को काटते रहिएगा तो आपके फिर से वो आ जाएगा, है ना। उसी तरह से और जब तक उसको जड़ समेत उखाड़ देंगे तो वह नहीं आएगा। तो जड़ जहाँ जमा हुआ है उसका डीप सीटेड रूटेड जहाँ पर है उस रूट को अगर आप निकाल दीजिएगा तो आपका रोग जो है तो ठीक हो जा सकता है, ठीक है ना। इसी बात को डॉक्टर हेनीमैन हम लोगों को बताने का किया कि रेकरेंस ऑफ नॉन वेनरल क्रॉनिक डिजीज, है ना, होम्योपैथिक देने के बाद में रेकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, बार बार उभर करके आना। हम लोग रोगी को दवाई देते हैं, देने के बाद में वो ठीक हो जाता है फिर से निकल करके चला आता है, तो हम लोग इसको क्यूरेटिव एक्शन नहीं कह सकते हैं। या तो हमारा दवा गलत है या उसके पीछे में रोग के दवा सही है तो रोग के पीछे में कोई ना कोई तो कारण और है जो कि जिसका कि आपके प्रेजेंट टोटलिटी में नहीं इंक्लूड किया गया है। उस प्रेजेंट टोटलिटी को इंक्लूड करने के लिए उसको देखने का जरूरत पड़ता है। और इस बात को हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से सोचनी होगी, हम लोगों को, हम होम्योपैथ को, कि ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग टोटलिटी में इलाज करते हैं, तो टोटलिटी का जो दृष्टिकोण है वह केवल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स नहीं है। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स के आधार पर जो पहले से बना हुआ है वह भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटिंग जिस सिम्टम्स पर रोग आधारित है उसको भी हमको रहता है। जब तक जिस पर आधार है, आधार को जब तक आप काटिएगा नहीं तब तक आपका ये जो है तो जो बार बार लोग आता जाएगा। 18 में कहते हैं ये 18 में वही इसी बात को डॉक्टर हेनीमैन दोहराते हैं कि जो हम लोग कहते हैं जो नया सिम्टम्स के रूप में उभर करके आ रहा है, कभी कभी हम लोग दवा देते हैं, दवा देने के बाद में कुछ नई सिम्टम्स हम लोगों को दिखलाई पड़ता है, तो कहते हैं कि उसको नया रोग नहीं मानना चाहिए, उसे पहले का ही रोग को, पहले ही के रोग को का एक नया रूप देखना के रूप में देखना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि वह रूप जो है रोगी को याद नहीं होगा, पहले रहा होगा और वह भी उभर करके आया है, तो पुराना दवा देने के बाद में पुरानी बातें भी उभर करके आती हैं और वो उभर करके आने के बाद में इसका मतलब होता है कि उसका बेस में कुछ और है ना, जो सेपरेट पार्ट ऑफ द ग्रेटर ओरिजिनल डिजीज का एक ग्रेटर पार्ट होता है और उसका एक होता है। और इसलिए कहते हैं देयरफॉर
must first find out as far as possible the whole extent of the all accident and symptoms belonging. इसीलिए कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन कि हम लोगों को जब पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं तो उस समय हम लोगों को उसके सभी जीवन में बीती हुए घटनाओं को देखने का कोशिश करना चाहिए। कहाँ कितनी चोटें लगी, कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना मानसिक आघात हुआ, मानसिक जीवन में उनका पूर्व का इतिहास कैसा रहा। जैसे कोई महिला आती हैं और शादी के अपना परिवार सुखी संपन्न परिवार से आती हैं और शादी के बाद में उसका जो वातावरण मिलता है वह बदलाव हो जाता है। तो ये जो चेंजेज आ रहा है ये उसका जो है तो रोग का एक पार्ट बन जाता है, लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाता है। इसीलिए होल एक्सटेंट में सिर्फ होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन को हम लोग ऐसे मानते हैं यह कभी भी एक सिलसिले में होता है, माने पहले से चलते जो हम लोग पहले थे अभी हैं और आगे रहेंगे, तो वही ना एक सीरीज में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सीरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पुरानी बात को हम कैसे उसको भूल सकते हैं, पुरानी बात को तो वहां पर रहेगा ही। और पुराने के आधार, पुराने कहते हैं ना कि पुराने पर ही नींव पर ही नई हम लोग महल बनाते हैं, नया आगे बढ़ते हैं। तो यही इसी तरह से वह जो है सो खत्म नहीं हो गया पुराना इतिहास। अगर आप कहते हैं कि मेरा पुराना इतिहास, पुराना चीज खत्म हो गया, तो ऐसा खत्म नहीं होता है, वह भी जीवन का लाइफ लॉन्ग आपके साथ में कैरी ऑन होता है। तो इसको हम लोगों को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करना चाहिए और होम्योपैथिकली हम लोग सभी चीजों को बहुत अच्छे से देखने का कोशिश करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं 19th एफाज में हम लोग आते हैं, सॉरी 19th, मैं बार बार एफाज बोलता हूँ क्योंकि हम लोग ऑर्गेनन के हिसाब से एफाज में याद है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रॉनिक डिजीज फॉरेस्टिक स्टाइल में नहीं है, ये पैराग्राफ स्टाइल में है, टेक्स्ट के स्टाइल में है। तो क्रॉनिक डिजीज के का 19th पैराग्राफ में कहते हैं कि ओरिजिनल डिजीज लुक लाइक माइजमेटिक क्रॉनिक डिजीज। अब यहाँ पर माइजमेटिक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मस्ट ऑल्सो बी ऑफ ए माइजमेटिक क्रॉनिक नेचर अपीयर टू बी फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। ये प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कुछ माइजमेटिक। अब ये माइजमेटिक वर्ड डॉक्टर हेनीमैन को कहाँ से आ गया है ना अचानक। तो आपको ज्ञात होगा कि हेनीमैन मेडिकल हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और माइजमा वर्ड का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में पहले भी होता रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन की चर्चा हिपोक्रेट्स ने स्वयं किया था और उस जमाने में पॉल्यूशन के कारण रोग हो जाना, इस बात की चर्चा हुआ करती थी। इस बात को डॉक्टर हेनीमैन के दिमाग में था और उसी माइजमा शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर उन्होंने करना शुरू किया। तो 19 पैराग्राफ में वह माइजमा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब माइजमा जो पहले वाले माइजमा थे और हेनीमैन के माइजमा में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या अंतर। पहले वाले माइजमा को बाहर का प्रदूषण को कहा करते थे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आंतरिक प्रदूषण। डॉक्टर हेनीमैन का जो प्रदूषण है, माइजमा है, वह इंटरनल डिजॉर्डर्स है, इंटरनल भीतर का है ना। तो ये थोड़ा सा उनका जो 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 ये माइजमा का स्वरूप है वह है कि बहुत ही इनफाइनाइट है, बहुत ही सटल है, जो दृष्टि आपको सामने में दिखलाई नहीं पड़ता है। इस तरह का माइजमा डॉक्टर हेनीमैन करते हैं और इन्होंने जो पहली बार यहाँ पर यूज किया ये कहते हैं कि बहुत सारे थाइसिस के बीमारी होते हैं। पहले जमाने में ट्यूबरकुलोसिस को थाइसिस बोलते थे, फिर पागल ऐसा भी देखा गया है कि थाइसिस का बीमारी हुआ, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी हुआ, उसके बाद में रोगी को मेंटल डिजीज में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि डिजीज का जब तक आप होल हार्टेडली नहीं हटाएंगे तो वह उसका जो डीप रूटेड हो गया, थाइसिस तो आपके लंग्स लेवल पर हो गया, इंसैनिटी आपके मेंटल प्लेन पर चला गया, तो ये रोग का ट्रांसफर होता जाता है। तो परत भर परत, जैसे आपको खुजली हुआ, खुजली को आपने इलाज किया, खुजली बाहर साफ हो गया, स्किन के चमड़े साफ हो गए, लेकिन वह साफ तो हुआ नहीं, वो अंदर की ओर दब गया,
और दब जाने के बाद में फिर उसका जो रूप है थोड़ा सा बदल करके चला आता है। कहते हैं इसलिए डॉक्टर हेनीमैन ने भी कहा कि ये हाइड्रा हेडेड की जैसा होता है, रूप बदल बदल करके बार बार हम लोगों के सामने में आता रहता है इस तरह के रोग। ठीक है ना, ये डॉक्टर हेनीमैन का दृष्टिकोण था। फिर 20 में कहते हैं, 20 पैराग्राफ में आते हैं, कहते हैं जो कि ऑब्स्टैकल, इसी वहां पर उन्होंने कहा कि ऑब्स्टैकल इन्वेस्टिगेशंस के दौरान मुझे ये लगा कि नॉन वेनरल पेशेंट्स हैं, उसके ऑब्स्टैकल टू क्योर ऑफ मेनी केसेस which seemed delusionally like a specific well-defined disease and yet could not be cured by homeopathic manner with their own proved medicines, है ना। इसका मतलब क्या है, हमने जो प्रूव्ड मेडिसिन से भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको उसके पीछे में कारण क्या हुआ कि वहां पर इन्फेक्शन का जो बैकग्राउंड है वहां वहां पर है। तो कहते हैं कि हम अपनी स्वीकृति कॉन्फेशन करते हैं कि मैंने जो पहले गलती कर रहे थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उसको अच्छे तरह से उसका अध्ययन नहीं किया था, इसीलिए हम लोग अब नए सिरे से रोगी को देखने का जरूरत है। The beginning of all the subsequent suffering usually dates from that time. आज जितने भी घटनाएं घट रही हैं उन रोगी के शरीर में, उसका उसके शुरुआत कहाँ हुआ, आज नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना, किसी कैंसर को जब डिटेक्ट हुआ तो लोग कहते हैं कि इस तारीख से हमको कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं है। कैंसर को एक दिन में आपको रातों रात आपके शरीर में उभर करके नहीं आएगा, उसकी शुरुआत, उसकी नींव पड़ चुकी होती है बहुत पहले, है ना। हम लोग रोगी को देखते हैं कि उसको, जैसे मैं आज एक रोगी देख रहा था और उसमें उसको ब्रेस्ट में एक एब्सेस हुआ। अब एब्सेस को उन्होंने ऑपरेट करा लिया। ऑपरेट कराने के बाद में कुछ समय के बाद में उसके यूट्रस में ट्यूमर डेवलप कर लिया। अब यूट्रस का ट्यूमर को चलिए सोच ही रहे थे, तो उसी बीच में उनको पेट में दर्द हो रहा था और उनको पेट में दर्द हो रहा था, तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ उसमें पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब देखिए कितना माने ब्रेस्ट एब्सेस के बाद में आपको पेट में दर्द होने के दौरान में ये जान जाना कि यूट्रस में ट्यूमर है, ये बल्कि यूट्रस है और ट्यूमरस हो गया है। फिर यह भी जान जाना कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है। तो कि डिजीज जो है सो पहले से जो था वह अब धीरे 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 कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है, वह खत्म नहीं हुआ, रूप बदल करके फिर बार बार वहां पर हम लोगों के सामने में आ रहा है। ठीक है ना। ये डॉक्टर हेनीमैन 20वें सेक्शन में कहते हैं इस हिस्ट्री ऑफ इरप्शंस एंड ईच, अधिकांश रोगियों में आपके पास में खुजली की कहानी आएगी, है ना। ईचेज का, खुजली का, अधिकांश रोगियों में लोग उसको नजरअंदाज करते हैं कि नहीं इसका कोई महत्व नहीं, वो तो ठीक हो गया होगा नहीं। जब तक वो हम लोग होम्योपैथिकली इसको ठीक नहीं करते हैं तो वह दब करके, रूप बदल करके आपके शरीर में नया नया कहानी बना करके लेकर के आता रहेगा। तो कहते हैं कि सभी सफरिंग्स का, सभी का शुरुआत हमको देखना है। आज नहीं देखना, रोगी को जब से दिखलाई पड़ने लगा, विजिबल हो गया, तो हमको इनविजिबल डेट को जानना पड़ेगा। इनविजिबल है, कोई भी चीज, बीज पैदा होता है तब आप कहते हो कि पौधा हो गया, लेकिन जब बीज अंकुरित होना शुरू होता है तो आप देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। बीज अंकुरित हो रहा है, जब वह जमीन से बाहर निकलता है तभी आप कहते हो कि हाँ निकल रहा है, यहाँ पर पौधा आ रहा है। लेकिन अंकुरन होने के पहले, जर्मिनेशन के पहले, जिसको कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, इस इंक्यूबेशन पीरियड का भी बहुत बड़ा महत्व होता है हम लोगों के चिकित्सकीय इतिहास में। पैराग्राफ नंबर 21 में अब ये कहते हैं कि मैंने एक दो रोगियों में ऐसे बात को नहीं देखा, इन्यूमरेबल, असंख्य रोगियों में मेरे को देखने को मिला, और जहाँ की हमको इस बात का इरप्शन के सप्रेशन हुए थे और फॉल्टी प्रैक्टिस किया गया था एविडेंस का, और कभी कभी हम लोगों ने भी होम्योपैथिकली दवाई दी थी, वह रोगी ठीक हो गया था।
लेकिन वह फिर से इरप्ट हो गया। इसको डॉक्टर हैनीमैन ने अपने एक लेटर में भी पब्लिश किया है, जो कि उसको आप फुटनोट्स में इसका आप देखिएगा, है ना। इन्यूमरेबल ऑब्जर्वेशन, कहते हैं कि एक दो नहीं, स्किन का तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। अब हमको दिमाग में हमारे दिमाग में आता है सबसे ज्यादा रोग डॉक्टर हैनीमैन को अपने अध्ययन के दौरान क्या क्या देखने को मिला होगा, है ना। सभी को कैंसर तो नहीं देखने को मिला होगा, सभी को ट्यूबरकुलोसिस देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उनको स्किन डिजीज तो जरूर मिला होगा। और इरप्शंस, क्योंकि हम लोग भी अपने क्लिनिक में आजकल देखते हैं कि अधिकांश रोगों में इरप्शंस जो है तो बहुत ही ज्यादा होता है। पुराने इतिहास में बचपन में हुआ हो, युवा अवस्था में हुआ हो, कभी भी हुआ हो, लेकिन एक अधिकांश रोगियों में इरप्शंस पाए जाते हैं। तो इसकी है। फिर उसके बाद में 22 पैराग्राफ में कहते हैं हैनीमैन को, अब इसके ट्रीटमेंट फॉर द ओरिजिनल ईच डिजीज, कहा कि अब उसको हमको कहाँ इलाज शुरुआत करना है, हमको उस जड़ पर इलाज करना है। जड़ क्या है? ईच जो था, है ना, जड़ जो था सो ईच था, वह खुजली थी, उस जो खुजली की इलाज अभी करनी है। हमारे पास में रोगी चाहे कुछ भी लेकर के आया हो, डायबिटीज भी लेके आया हो, कुछ भी लेकर के आया हो, लेकिन हम लोगों को effective means of the treatment of the original internal disease that caused so many complaints without the attention of the eruptions, है ना, कंप्लेंट। तो वहां पर हम लोगों को जाकर के जाना होगा, और इसके लिए हमें उन्होंने खुजली को कहा जाता था सोरा, सोरा का मतलब ईच होता है। तो वहां पर पहली बार डॉक्टर हैनीमैन ने सोरा शब्द का इस्तेमाल किया। यह ईच जो है तो सोरा है, और सोरा का जब तक आप नहीं हटाओगे तो तब तक आपके बीमारी बार बार आते थे। अब देखिए, सोरा के माध्यम से, खुजली के माध्यम से उनको माइज्मा का डिस्कवरी हो रहा है, होम्योपैथिक माइज्मा का डिस्कवरी हो रहा है। और उसका जो पहला आधार था उसको हम लोगों ने, उन्होंने ईच कहा, सोरा कहा। और सोरा के बाद में जब उन्होंने जाना कि और भी कई एक चीज है, तो उन्होंने साइकोसिस और सिफिलिस की बात करी, लेकिन प्राइमरी रूप से सोरा का ही उनको दर्शन हुआ। फिर आपको कहते हैं कि 23 पैराग्राफ में आते हैं, इतने सारे केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद में सोरिक मेडिसिन, एंटी सोरिक मेडिसिन, हजारों हजारों क्रॉनिक एलिमेंट्स को किया, और जहां की उनको दर्शन हुआ क्या चीज का, तो उनको दर्शन हुआ आपको सोरा का, है ना, सोरा का रूप को उनको देखने को मिला। अब बहुत सारे रोगी आते हैं, बराबर पेट का गैस वगैरह लेकर के सफर करते हैं, खाते हैं ठीक से, मन जो है तो अपना कुछ मानता नहीं है, और खाते जाते हैं, ठीक पेट में गैस बनता जाता है, जो कि साधारण बचपन में पचा लेते थे, बाद में नहीं पचा पा रहे हैं गैस का, और ये आज के समय में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। ये सारे जो मैनिफेस्टेशंस है वह इंटरनल डिजॉर्डर का मैनिफेस्टेशंस है, और उस मैनिफेस्टेशंस को दूर नहीं कीजिएगा तो आपका रोग जो है सो ठीक नहीं होगा। तो इसकी सैकड़ों एग्जाम्पल हो देते हैं, हिमोप्टेसिस, हेमेप्टेसिस, हेमेचूरिया, ये सब सारे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्जेज, नाइट स्वेटिंग, बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर हैनीमैन इसमें कई एक ऑब्जर्वेशंस का और टेस्ट के विषय में, काफी हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट्स के विषय में, वो सारे चीजों को वो बताते हुए डॉक्टर हैनीमैन बताते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दो का नहीं है, ऑब्जर्वेशन से टॉट द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय शुगर। अब यहाँ पर ये आपको बहुत सारे रोग का नाम भी बताते हैं, कि जैसे कुटेनियस इरप्शंस हो गए, स्किन के सभी टाइप के डिजीज हो गए, फिर फ्रीक्वेंट एपिटैक्सिस, नाक से खून आना, ब्लड वेन्स में इकट्ठा हो जाना, रेक्टल डिस्चार्जेस होने लगना, हेमोप्टाइटिस आना, हेमेटेसिस होना, हेमेचूरिया होना, डेफिशिएंट एंड menstrual discharges, night sweatings with the several year durations, parchment like dryness of the skin, diarrhea for many years standing, permanent constipations and difficulty। आप लोग रोगी को हम लोग जब देखते हैं तो इस समय ये चीज तो बड़ा कॉमन हम लोग देखा करते हैं, है ना, लॉन्ग कंटिन्यूड इरेक्टिक पेन,
convulsions occurring repeatedly for a number of years, chronic ulcers and inflammation, sarcomatous enlargement and tumor, emaciations, excessive sensitiveness as well as deficiency in the सुनने में, seeing, hearing, smelling, taste में आपका बदलाव आ जाता है, excessive well extinguished sexual desire में changes आ जाते हैं, डिजीज ऑफ द माइंड एंड द सोल, इम्बेसिलिटी, पागलपन के में भी, फिर मेलनकॉलिक रेजिंग इंसैनिटी, शूम्स एंड वर्टिगो, सो ऑल सो कॉल्ड टाइप ऑफ द डिजीज, कार्डियक डिजॉर्डर्स, सारे तरह के रोगों का जिक्र डॉक्टर हेनीमैन अपने अध्ययन किया था और सभी को उन्होंने देखने का कोशिश किया था। और इसके कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशंस के बाद में उन्होंने कहा सोरा है, टू वेनरल, और उसके साथी क्या है, टू वेनरल डिजीज, साथी क्या है, दो वेनरल डिजीज है, एक है साइकोसिस और सिफिलिस। तो इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 24 पैराग्राफ में। अब यहाँ पर उन्होंने समराइज किया है ना, समराइज क्या किया है, सो जस्ट ओनली upon a far large scale with it, the SORA is fundamental of so-called chronic malady. अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि SORA is the fundamental disease of so many different chronic disease, बहुत सारे chronic disease का फंडामेंटल मूल कारण है, जो कि appears in the different form, समय समय पर अलग अलग रूप में प्रदर्शित होता रहता है, लेकिन चीज वही है ना। और इसका क्योर जो है तो कैसे होगा, क्योर कैसे होगा, क्योर होगा आपको सिमिलिमम मेडिसिन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, कंबाइंड इंफॉर्मेशन जो कि दोनों का मिलकर के आएगा वह होता है। फिर 25 पैराग्राफ में आते हैं हम लोग और कहते हैं कि ऑल क्रॉनिक डिजीज ऑफ द मैनकाइंड, मनुष्य सभ्यता का सभी क्रॉनिक डिजीज, दो लेफ्ट बढ़ा तो नहीं लेकिन परवर्टेड ट्रीटमेंट माने गलत व्यवहार से, so such a constancy and perseverance that as soon as they have developed, कुछ रोग जो थे डॉक्टर हेनीमैन ये भी कहते हैं, कुछ रोग ऐसे थे अगर उसे इलाज नहीं किया जाता है ना तो वो ठीक हो जाता, लेकिन आपने उसका इंटरवेन करके उसमें परसिस्टेंसी बढ़ा दी, उसका परसिवरेंस बढ़ा दिया और रोग जो है सो कांस्टेंट रूप में सफर करने लगा। तो गलत दृष्टिकोण से, गलत तरीके से इलाज होने से भी रोग के जो रूप जो हैं तो एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा, कभी हम लोग देखते हैं एलोपैथी में इलाज करने के बाद में फीवर तो ठीक हो जाता है और फिर बार बार फीवर आता रहता है, रिलैप्सिंग फीवर होता रहता है, बच्चों में या बड़े लोगों में भी ठंडा, जरा सा ठंडा लगा कि वो सर्दी होने लगा। अब ये बचपन में भी लग रहा था, आज भी लग रहा है, बुढ़ापे में भी वही बात बनी हुई है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये कोल्ड पेशेंट हो गया है ना। तो इस तरह की घटनाएं डॉक्टर हेनीमैन ने अपना अभी 25 बातों का जिक्र करते हैं और लास्ट में 26 पैराग्राफ में कहते हैं कि सभी क्रॉनिक डिजीज का अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सभी क्रॉनिक डिजीज का 3 मूल माजमा है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। इन यूरोप एंड ऑल अदर कॉन्टिनेंट, खाली यूरोप में ही नहीं और सारे देश के कॉन्टिनेंट में, according to the investigations, 3 chronic miasm are found, the disease caused by which manifest themselves through the local symptoms से manifest करता है, which most if not all chronic disease originally named syphilis का भी नामकरण किया गया, venereal chronic disease, cancer disease किया गया, साइकोसिस किया और उसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस का डिस्क्रिप्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पहले पैराग्राफ से लेकर के 26 पैराग्राफ तक डॉक्टर हेनीमैन किस प्रकार अपने इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया और उस प्रोसेस के दौरान, अध्ययन के दौरान उनको पूरा, इसीलिए मैं कहूँगा आप सबों से कि ये सारे पैराग्राफ को एक आप बड़ा सावधानी से एक बार पढ़िए
बहुत भी इसमें आपको जब तक आप मूल धारणा को नहीं जानिएगा तो आगे आने वाले पैराग्राफ में आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज इस पर समाप्त करता हूं और अगले सेशन में हम लोग इनका एक समरी आपको इसका जो एक से 26 तक इन्होंने बोला है उसको आपको हर एक पैराग्राफ का एक समरी मैं आपको दे दूंगा और मुझे लगता है कि ये तो एक फाउंडेशन का काम करेगा क्रॉनिक डिजीज को समझने के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और फिर हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो इसके साथ में सभी को आशीर्वाद और मृदुल प्रणाम।